अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया होगा और स्क्रीन भी शेयर है, ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, देखो हम लोग, ठीक है, अच्छा, तो देखो हम लोग कोरिलेशन रिग्रेशन में कोरिलेशन कंप्लीट हो गया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिग्रेशन स्टार्ट कर लिया था कोरिलेशन कंप्लीट करके। रिग्रेशन एनालिसिस स्टार्ट किया था जिसमें दो लाइंस होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था, और उस पे हम लोग जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये 17.16 वाला होगा, क्योंकि 17.15 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 17.16। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर गिवन एज, ठीक है, दो तरह का सब्जेक्ट है, मैथ्स और स्टैट, ये दोनों सब्जेक्ट में 8 स्टूडेंट्स का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फाइंड द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन दो तरह का होता है, ठीक है, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा। रिग्रेशन लाइन दो तरह का होता है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स होता है, और एक होता है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, दो तरह का होता है। यहाँ पर हमें बोल रहे हैं रिग्रेशन लाइन्स, यानी कि दोनों ही एक्स डिपेंड्स ऑन वाई और वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ये दोनों ही कैलकुलेट करने बोला है। when marks of student in mathematics are 90, अगर किसी को मैथ्स में 90 मिला है, व्हाट आर हिज मोस्ट लाइकली मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, अगर किसी को मैथ्स में 90 मिला है तो उसका स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स कितना होगा, ठीक है, ये हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सेकेंड। हम्म, तो पहले हम लोग दो वेरिएबल्स बना लेते हैं कॉलम, जैसे एक्स और वाई का बनेगा। तो पहले वेरिएबल को हम लोग एक्स से डिनोट कर सकते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहला वेरिएबल हम लोग का है मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, इसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं। इसका वैल्यूज है 80, 75, 76, 80, 75, 76, 69, 70, 85, 72 और 68। अच्छा, इसके बाद स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का है 85, 65, 85, 65, 72, 68 से 67, 88, 80 और 70। अच्छा, अब रिग्रेशन लाइंस जो है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ये जो लाइंस का जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से जो भी डेटा हमें चाहिए। तो लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए लाइंस ऐसे होता है, फॉर्मूला लाइंस का ये रहा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, और यहाँ पर वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये रिग्रेशन लाइंस का फॉर्मूला होता है, और इसके हिसाब से अगर हमें आंसर्स कैलकुलेट करना है तो एक्स बार निकालना पड़ेगा, वाई बार निकालना पड़ेगा, और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। और बी वाई एक्स का कैसे कैलकुलेशन होगा वो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये देखो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का कैलकुलेशन कैसे होगा। अच्छा, तो पहले हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने से ही हो जाएगा। तो ये रहा 80 इंटू 85, तो ये हो गया 6800। 75 इंटू 65, ये हो गया 4875। 76 इंटू 72, 5472। 69 इंटू 68, 4692। 70 इंटू 67, 4690। 85 इंटू 88, 7480।
72 इंटू 80, 5760, 68 इंटू 70, तो ये हो गया 4760। अच्छा, x का स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400, 75 का स्क्वायर 5625। अच्छा, 76 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5776। 69 का स्क्वायर 4761। 70 का स्क्वायर 4900। 85 का स्क्वायर 7225। और 72 का स्क्वायर 5184। और 68 का स्क्वायर 4624। y का स्क्वायर 85 स्क्वायर 7225। 65 का स्क्वायर 4225। 72 का स्क्वायर 5184। 68 67, 68 का स्क्वायर 4624। 67 का स्क्वायर 4489। 88 का स्क्वायर 7744। 80 का स्क्वायर 6400। और 70 यानी 4900, ये बन गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज किए थे उसी के हिसाब से करेंगे। समेशन सबका टोटल निकाल लेंगे। समेशन एक्स भी चाहिए हमें, समेशन वाई भी चाहिएगा। समेशन एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर और समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा 80, 75 प्लस 76 प्लस 69 प्लस 70 प्लस 85, 72, 68, 595। अच्छा, 85, 65, 72, 68, 67, 88 और 80 और 70 भी है। 595, इसमें भी सेम ही आ रहा है, 595 ही आ रहा है। देखते हैं एक बार मेरा टोटल सही हुआ है कि नहीं। हाँ, दोनों केस में 595 ही आएगा। अच्छा, अब 6800 प्लस 4875 प्लस 5472, 4692, 4690, 7480, 5760, 4760, 44529। अच्छा, 6400, 5625। इसको अलग से करने का जरूरत नहीं होता है। मेमोरी प्लस वाला जो फंक्शन रहता है कैलकुलेटर में, उसको यूज करने से जब ये हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तभी हम लोग का आंसर निकल जाएगा। ये वाले कैलकुलेटर में थोड़ा सा कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए हम उस तरह से नहीं कर रहे। जो तुम लोग के पास रहता है कैलकुलेटर, उसमें हो जाएगा। 5184 और 4624, तो ये हो गया 44495। 7225, 4225, 5184, 4624, 4489, 7744, 6400, 4900, 44,791, ये कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स बार। एक्स बार हो जाएगा 595 समेशन एक्स बाई एन, 8 से डिवाइड होगा। 595 क्योंकि 8 वेरिएबल्स है। 74.375 और y बार का वैल्यू हो जाएगा 595 समेशन y बाई एन, तो सेम हो जाएगा 74.375। ठीक है। अब अगर हमें रिग्रेशन लाइन निकालना है तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो बी एक्स वाई हो जाएगा कॉफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एक्स वाई का होता है, ये देखो, वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, बी एक्स वाई रहेगा तो नीचे लिखना पड़ता है वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई। और इसका लॉजिक ये था कि ये है x डिपेंड्स ऑन y, तो डिवाइडेड बाई हमेशा होगा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर x डिपेंडेंट है तो y इंडिपेंडेंट है, तो वेरिएंस ऑफ y हो जाएगा। अब कर्व का फॉर्मूला था, ये तुम लोगों ने रिग्रेशन में पढ़ा था, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन, समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन वाई बाई एन, और वेरिएंस ऑफ y का हो जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन एक्स वाई कितना आया है 44529 डिवाइडेड बाई 8 माइनस ये दोनों, ये एक्स बार वाई बार का मतलब यही हो जाएगा 595 बाई 8 और 595 बाई 8, ये भी 8 है, 595 by 8 into 595 by 8 डिवाइडेड बाई समेशन वाई स्क्वायर का मतलब 44791 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 44791 डिवाइडेड बाई 8 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 44529 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 5566.125 माइनस 595 इंटू 595 डिवाइडेड बाई 64, तो ये आ रहा है 5531.64, ठीक है, डिवाइडेड बाई 44791 डिवाइडेड बाई 8, 5598.875 माइनस 44791 डिवाइडेड बाई 8 इसका स्क्वायर। अच्छा, तो ये आ रहा है, अच्छा ये स्क्वायर शायद ये गलत लिखा है मैंने, समेशन ऑफ वाई लिखना चाहिए था, मैंने समेशन ऑफ एक्स वाई लिख दिया, समेशन ऑफ वाई मतलब 595, 595 डिवाइडेड बाई 8 और इसका स्क्वायर मतलब 5531.6 ऐसे आ रहा है। अब इसका पूरा कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये माइनस 5598.875, तो ये आंसर आएगा ये नीचे का 67.23, ऐसे दो डेटा ले लेते हैं, 556166.125 माइनस 5531.64, 34.485, तो ये डिवाइडेड बाई 67.23, तो इसमें आंसर आ रहा है हम लोग का 0.51, 0.51, ये आंसर आ रहा है बी एक्स वाई का। अब इसी तरह से हम लोग को बी वाई एक्स भी निकालना पड़ेगा, बी वाई एक्स हो जाएगा कॉब एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स, तो कॉब एक्स कॉमा वाई तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये दोनों माइनस करके 34.485, सेम फॉर्मूला, तो यहाँ पर हो जाएगा 34.485, जो कॉब का वैल्यू पहले आया, सिर्फ वेरिएंस ऑफ एक्स हमें अलग से निकालना पड़ेगा, और उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 44,495 डिवाइडेड बाई 8 माइनस यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर मतलब 595 बाई 8 का होल स्क्वायर, 595 बाई 8 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 44495 डिवाइडेड बाई 8, 5561.875, और 595 डिवाइडेड बाई 8 स्क्वायर मतलब 5531.64, और ये माइनस कर लेते हैं, ये तो इतना ही है 34.485, ये माइनस कर लेंगे हम लोग 5561.875, तो ये आ रहा है 34.485, और ये तो मैंने बैक में माइनस किया है तो नेगेटिव दिख रहा है, वैसे पॉजिटिव ही है ये, तो ये आंसर आ जाएगा 34.485 डिवाइडेड बाई 30.234। अच्छा, इसका आंसर आ रहा है 1.14, 1.14 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लाइंस जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो पहला लाइन जो है वो लिखना है हमें y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार, ऐसे लिखना पड़ता है, y माइनस वाई बार जब रहेगा सामने
तो यहाँ पर आंसर होगा बी वाई एक्स से, ठीक है, बी वाई एक्स। अच्छा, तो y माइनस वाई बार का वैल्यू आया है, वाई बार का वैल्यू आया है 74.375, 74.375। बी वाई एक्स का वैल्यू आया है 1.14 इंटू एक्स माइनस एक्स बार का भी यही वैल्यू है 74.375। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते 1.14x, 1.14x माइनस, अच्छा इसको अगर चाहो तो 1.1406 तक भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं, 1.1406 4 डिजिट तक लिख सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन हमारा कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 1.1406 इंटू 74.375, तो ये हो गया 84.832125, और ये इधर आ जाएगा प्लस 74.375, यहाँ पर 74.375, तो इसमें आ रहा है हम लोग का आंसर 10, 1.140x माइनस 10.45, 10.4571, ठीक है, 4 डिजिट तक। रिग्रेशन लाइन ये कौन सा आ गया, ये आ गया y ऑन x वाला लाइन, ठीक है, हमें दो लाइन कैलकुलेट करने बोला है, x ऑन y, x ऑन y कैसे कैलकुलेट होगा, x ऑन y x माइनस x बार dxy, y माइनस y बार। अच्छा, x जो है x ही रहेगा, x बार का आंसर है ये, यहाँ से देख के लिख लेते 74.375, और बी एक्स वाई का वैल्यू है 0.51, y माइनस y बार है 74.375, तो x इक्वल टू 0.51y माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 74.375 इंटू 0.51, तो ये हो गया 37.93125, और ये इधर आ जाएगा प्लस 74.375। अच्छा, तो ये माइनस में है और यहाँ प्लस करना पड़ेगा 74.375, तो ये आंसर आ रहा है 36.44। x इक्वल टू 0.51y प्लस 36.44, ये आंसर आ रहा है। अच्छा, 36.44, 0.51, ये दोनों लाइन हमें कैलकुलेट करके मिल गया। अब हमें बोला गया था क्वेश्चन में दोनों लाइंस, तो पहला आंसर तो आ गया, दूसरा बोल रहा है अगर मैथमेटिक्स में किसी को 90 मिला है तो उसको स्टैट में कितना मिलेगा, तो मैथ में अगर 90 मिला है तो स्टैट में कितना मिलेगा, यानी हमें स्टैट्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है मैथ्स के ऊपर डिपेंड करके। अगर मैथ्स में किसी को 90 मिला है तो इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x हो गया, ठीक है, मतलब स्टैटिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन मैथमेटिक्स, यानी y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x वाला जो हमारा इक्वेशन है उस पे हमें ये वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर इफ मैथ इक्वल टू 90, मतलब x, अगर मैथ का वैल्यू 90 है तो स्टैट का कितना होगा, तो इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो मैथ यानी कि y, हमें स्टैटिस्टिक्स यानी कि y का वैल्यू निकालना पड़ेगा जब हम लोग का x यानी कि मैथ का वैल्यू है 90, तो x के जगह 90 पुट कर देंगे, और ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर -10.4571, -10.4571, 1.1406 इंटू 90, 102.654 माइनस 10.4571, 92.1969, ठीक है, 92.1969। यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं आंसर, लाइंस का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ये रहा रिग्रेशन लाइन y ऑन x 1.140x, ये रहा 1.140x माइनस 10.4571, -10.4571, और दूसरा वाला ये रिग्रेशन लाइन निकल के आया, ये वाला 0.5129y, 0.5129 मैंने लिया नहीं है 4 डिजिट, इसीलिए 2 डिजिट पे दिख रहा है, और 36.2281, 36 पॉइंट मेरा 44 आया, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं फाइनली, कि अगर किसी को मैथ्स में 90 मिला है तो उसे स्टैट में 92 अप्रोक्सीमेटली होता है आंसर। अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे हैं इसीलिए 92 अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन का साइन होता है। ऐसे लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन लैंग्वेज में लिखने का जरूरत नहीं होता है, वैसे लिखना तो है नहीं, एमसीक्यूज है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में कभी नहीं आएगा, ये तो 1 मार्क का एमसीक्यूज है, तो फिर इसमें तो आएगा नहीं, लेकिन जस्ट एक नॉलेज के लिए कि किस तरह से हमारा रिग्रेशन लाइन बनता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर पॉइंट 17 अच्छा, इसमें बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मीन एंड एसडी ऑफ द प्राइसेस ऑफ टू शेयर्स इन ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में दो शेयर्स का मीन, एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन बता दिया, ठीक है। तो शेयर दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों शेयर्स का एवरेज प्राइस चल रहा है 44 और 58, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन चल रहा है वो है 5.6 और 6.30। अच्छा, हम लोग को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोर रिलेशन, मतलब स्मॉल आर, बिटवीन द शेयर्स प्राइस 0.48, मतलब दो कंपनी के शेयर्स में रिलेशन जो है वो क्या है 0.48। रिलेशन को ही बोला जाता है कोर रिलेशन, जो हम लोग आगे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे हैं, पूरे चैप्टर का नाम होता है कोर रिलेशन रिग्रेशन, जिसमें कोर रिलेशन भी खत्म हो गया है, रिग्रेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस और कुछ अलग अलग पॉइंट्स है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोर रिलेशन जो है उसमें बोल रहा है रिलेशन बिटवीन, कोर रिलेशन का मतलब क्या होता है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो कंपनी के शेयर्स है, तो एक कंपनी के शेयर्स को एक्स और दूसरे को वाई से डिनोट करेंगे, तो एक्स और वाई के अंदर रिलेशन हो रहा है 0.48। तो हमें यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ द शेयर्स ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर्स बी एंड ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर्स बी फॉर ए प्राइस ऑफ 50 ऑफ शेयर्स ए। बोल रहा है मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए कॉरेस्पॉन्डिंग 60 ऑफ शेयर्स बी, मतलब कंपनी बी का अगर शेयर का प्राइस 60 होगा तो कंपनी ए का शेयर का प्राइस कितना हो सकता है। और बोल रहा है कि मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी कंपनी बी का प्राइस, शेयर प्राइस कितना होगा अगर कंपनी ए का शेयर प्राइस 50 होता है, तो मतलब जब कभी कंपनी ए का शेयर का प्राइस 50 होगा ऑन दैट मोमेंट बी का क्या होगा, और बी का अगर 60 होगा तो ऑन दैट मोमेंट ए का क्या होगा। मतलब कभी ए डिपेंड ऑन एक्स, कभी बी डिपेंड ऑन ए, ठीक है। मतलब हम लोग अगर एक्स का एक, मतलब कंपनी ए का एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दे रहा है शेयर का, उसके बेसिस पे कंपनी बी के शेयर का प्राइस क्या होगा। मतलब ये क्वेश्चन हमें बताया नहीं कहीं पर भी रिग्रेशन लाइन करो, और वैसे एग्जाम में थोड़ी ना बताएगा कि ये रिग्रेशन लाइन का क्वेश्चन है, ये किसी और का क्वेश्चन है, वो तो हमें खुद से पढ़ के समझना पड़ेगा। तो ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, क्योंकि बता ही रहा है कि प्राइस को हमें एक दूसरे कंपनी के शेयर प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। मतलब कभी कंपनी ए शेयर प्राइस डिपेंड ऑन कंपनी बी, और कंपनी बी शेयर प्राइस डिपेंड ऑन कंपनी ए। तो इसका मतलब हम लोग को पहले रिग्रेशन लाइंस प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, उसके बाद ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि कंपनी ए जो है इनके शेयर प्राइस को हम लोग एक से डिनोट करेंगे। ये लिख लेते हैं अपने समझने के लिए। कंपनी ए के शेयर प्राइस को ₹1 से डिनोट करेंगे, और कंपनी बी जो है इनके शेयर प्राइस को हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। ऑपोजिटली भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब क्वेश्चन हमें दिया जाता है तो पहले वाले को ही हम लोग एक्स मानते हैं। अच्छा, कंपनी ए का जो है एवरेज शेयर प्राइस, तो यहाँ पर देखो एक्स बार, एवरेज जो है उसे बार से डिनोट किया जाता है, ये तो हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। 44 जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 44। अच्छा, इसी तरह से वाई बार, यानी कि एवरेज ऑफ कंपनी बी का प्राइस है 58, मतलब इनका एवरेज ये प्राइस चल रहा है। एसडी को ऐसे डिनोट किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये एसडी का साइन होता है 5.60 और 6.30, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, ठीक है। वाई ऑन एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, ये देखो y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। वाई ऑन एक्स देख लो एक बार, वाई ऑन एक्स वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इसको याद रखने का तरीका, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स तो वाई इधर रहेगा,
और ये x माइनस एक्स बार इधर हो जाएगा, और ये वाई एक्स का मतलब ये y डिपेंड्स ऑन x। अब y का वैल्यू कितना है, y रहता है, ठीक है, ये सब मैंने लिखवाया था। y बार जो है ये दे रखा है 58, ठीक है। बी वाई एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बी वाई एक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर बताया था जो कि यूजफुल होता है। अभी हम लोग ये वाला अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, और पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये वाला अप्लाई किया था, क्योंकि हमारे पास ये आर एक्स वाई एप्लीकेबल नहीं था। अगर आर एक्स वाई एप्लीकेबल है तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ये या फिर ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो आर एक्स वाई बी वाई एक्स का हो जाएगा आर एक्स वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। यहाँ पर हो जाएगा आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब कैलकुलेट करते हैं। आर एक्स वाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है, आर एक्स वाई है 0.48, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई 6.30, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 5.60। कैलकुलेट करते हैं। 0.48 इंटू 6.3 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये हो गया 0.54। अच्छा, सिमिलरली हम लोग बी वाई एक्स एक्स वाई भी निकाल लेते हैं। आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई, 0.48, 5.60 और 6.30। 5.6 डिवाइडेड बाई 6.3 इंटू 0.48। अच्छा, ये वैल्यू आ रहा है 0.4266, तो 0.43 कर लेते हैं, बन गया। अब यहाँ पर लिखेंगे बी वाई एक्स का वैल्यू है 0.54 इंटू एक्स माइनस एक्स बार है 44। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। y माइनस 58 इक्वल टू 0.54 एक्स माइनस 44 इंटू 0.54, y इक्वल टू 0.54 एक्स, और ये प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे, प्लस 58, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया 58 माइनस 23.76, 34.24। y इक्वल टू हो जाएगा आंसर यहाँ पर 34.24, 0.54 एक्स। अच्छा, अब हम लोग एक्स ऑन वाई निकालेंगे। एक्स ऑन वाई, तो एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार, तो एक्स जैसे वैसे ही रहेगा। एक्स बार का वैल्यू है 44, बी एक्स वाई आया है हम लोग का 0.43, और y जैसे वैसे ही रहेगा, और y बार का वैल्यू है 58। सब कैलकुलेशंस, x माइनस 44 इक्वल टू 58 इंटू 0.43, तो ये हो गया 0.43 y प्लस माइनस में माइनस 24.94, तो x इक्वल टू यहाँ पर 0.43 y और प्लस ये 44 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 19.06। तो ये हम लोग का x ऑन y और y ऑन x कैलकुलेट हो गया। कोफिशिएंट कोरिलेशन, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ ए, ठीक है, टू प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर्स बी। जब बी का प्राइस 60 होगा, बी मतलब यहाँ पर वाई, अगर वाई का वैल्यू 60 हो रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू अगर 60 हो रहा है तो इस पे पुट करना पड़ेगा। वाई का वैल्यू अगर 60 होगा, ये इसमें पुट इसीलिए होगा क्योंकि हम लोगों को बोल रहा है वाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। जब वाई का वैल्यू, वाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपनी बी का प्राइस जब 60 बोल रहा है, कंपनी बी को हम लोगों ने वाई माना है, तो इसलिए यहाँ पर पुट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 0.43 इंटू 60, 25.8 प्लस 19.06, 44.86। तो इसका मतलब जब वाई शेयर जो है 60 रुपीज का चलेगा, ऑन दैट मोमेंट जो है एक्स कंपनी का शेयर 44.86 रुपीज का बनेगा। अच्छा, फिर बोल रहा है
एंड ऑल्सो मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी, शेयर बी का प्राइस कब होगा, जब शेयर ए 50 चलेगा, मतलब एक्स 50 रुपीज होगा, मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। अगर एक्स मेरा 50 होगा, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.54 इंटू 50, 27 प्लस 34.24, 61.24 वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू आ गया 61.24। चेक कर लेते हैं आंसर। ये रहा 61.24 पहला, और ये दूसरा 44.85, 44.85। मेरा 86 आया अप्रोक्सीमेशन के वजह से, तो ऑप्शंस जो रहेगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें नियर अबाउट आंसर्स ही ऑप्शंस में दिए हुए रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट द एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, ये है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज, और ये सेल्स दे रखा है। अच्छा, हमें बोल रहा है अप्रोप्रिएट रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने के लिए, मतलब क्या एडवर्टाइज डिपेंड ऑन सेल्स होगा या सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइज होगा। तो देखो क्या लिखा है, सिंस सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट द एप्रोप्रिएट, क्योंकि हमें पता है हमेशा सेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। हम लोग का मार्केटिंग जैसा होगा, तो मार्केटिंग का पार्ट में एडवर्टाइजमेंट आता है, जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट हम लोग करेंगे हमारा सेल्स उतना कम या ज्यादा होगा। तो इसीलिए देखो बोल रहा है कि सेल्स जो है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके लिए हम लोग अगर इसको एडवर्टाइजमेंट को एक्स मानते हैं, क्योंकि ये पहले दिया गया है, और सेल्स को वाई मानते हैं, तो हमें वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन निकालना चाहिए, यानी कि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ये कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वाई डिपेंड्स ऑन एक्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो 17.18, तो पहले हम एक्स और वाई लिख लेते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स का मतलब है एडवर्टाइजमेंट और वाई का मतलब है सेल। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दे रखा है, 8 10 10 12 15, 8 10 10 12 और 15, और यहाँ पर है 18 20 22 25 28। अच्छा, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, 18 इंटू 8, 18 इंटू 8, तो ये हो गया 144, ये 200, 220, 300, 420, 300 प्लस 220 प्लस 200 प्लस 144, 1284, समेशन वाई स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक्स, ये तो स्क्वायर नहीं है, हम गलती से यहाँ स्क्वायर लिखे, स्क्वायर तो ये बनेगा। अच्छा, 10 10 10, 30 40 40, और ये हो गया 47 और 8, 47 प्लस 8, 55। ठीक है, ये हो गया 55, और ये कितना हो जाएगा, 20 20 20 करके 4 टाइम 80 80, और यहाँ पर हो गया 90 90, और 90 और 10 100 100, 8 और 5, 108 प्लस 5, तो ये हो गया 113। अच्छा, एक्स का स्क्वायर मतलब 64 100 100 144, 12 का स्क्वायर, ये 225 होगा। तो समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो 100 100 200 300 500 500, और ये 44 प्लस 25 प्लस 64, तो ये हो गया 133 प्लस 500, मतलब 633। वाई स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर 324, ये हो गया 400। अच्छा, 22 का स्क्वायर 484, 25 का 625, 25 का स्क्वायर, हाँ, और 28 का स्क्वायर 784। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 784 625 484 400 प्लस 324, तो ये वैल्यू हो गया 2617। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 2617।
अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि y डिपेंड्स ऑन x, तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो पहले हम लोग निकालेंगे, अगर हमें कैलकुलेट करना है, पहले यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। y माइनस वाई बार, y ऑन x कैलकुलेट करना पड़ेगा, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, वाई डिपेंड्स ऑन x, x माइनस एक्स बार। चेक कर लो एक बार y ऑन x का क्या होता है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार। अच्छा, अब y तो y रहेगा, y बार हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यूज जो है इससे हम लोग y बार कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो y बार यहाँ पर एक एक वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। y बार हो जाएगा 113 समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाई n, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स है तो डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। 113 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 22.6 यहाँ पर, तो इसमें भी पुट कर लेते हैं 22.6। अच्छा, बी वाई एक्स और एक्स माइनस एक्स बार, अच्छा एक्स बार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स बार हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 11। अच्छा, बी वाई एक्स कैसे कैलकुलेट होगा? बी वाई एक्स का मतलब हो जाएगा कॉफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा क्योंकि वाई डिपेंड्स ऑन एक्स है, तो इंडिपेंडेंट एक्स है, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो कॉफ एक्स वाई का मतलब समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस वाई बार एक्स बार, यानी कि वही समेशन ऑफ एक्स बाई एन समेशन ऑफ वाई बाई एन, एक ही बात है, ऐसे लिखो या फिर वैसे लिखो। वेरिएंस ऑफ एक्स समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन समेशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक्स वाई का वैल्यू कितना है 1284 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ये दोनों बार जो है 22.6 और 11 आया है। अच्छा, अब यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 633/5 माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन मतलब 11 का स्क्वायर। अब इसका आंसर देखते हैं, 1284 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 256.8 माइनस 22.6 इंटू 11, 248.6। अब ये माइनस भी कर लेते हैं, 256.8, तो ये हो गया 8.2, मतलब 8.2 पॉजिटिव रहेगा, वो मैंने इसको बाद में माइनस किया इसलिए नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं। 633 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 126.6 माइनस 121, 11 का स्क्वायर। हाँ, तो ये आ रहा है 5.6, तो 8.2 डिवाइडेड बाई 5.6, तो 1.46 टू के बाद 8 है तो इसे 3 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करके, तो ये आ गया आंसर। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन, तो y माइनस 22.6 इक्वल टू 1.4643x माइनस 11 इंटू 1.4643, हाँ ठीक लिखा है मैंने, 16.1073, तो y इक्वल टू 1.4643x और ये इधर आ जाएगा 22.6, तो ये 6.4927। ठीक है, ये इधर आने से प्लस होगा, ये पहले लिखा हुआ था इसीलिए मैंने माइनस किया, चाहो तो एक लाइन और भी एक्स्ट्रा करके देख सकते हैं। तो ये हम लोग का रिग्रेशन लाइन बन गया। अब सबसे पहला बात है, हमें पूछ रहा है कि फाइंड एन एप्रोप्रिएट रिग्रेशन लाइन, बस वैल्यूज तो कुछ बोला नहीं है, तो एप्रोप्रिएट रिग्रेशन लाइन यही बन जाएगा। इसका हम लोग चेक कर लेते हैं आंसर, ये देखो एप्रोप्रिएट रिग्रेशन लाइन 6.4927, 6.4927 और 1.4643, 1.4643 बन गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, ये हमें पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, क्योंकि प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो है यहीं से आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस। अच्छा, सबसे पहले बोला है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन बट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला लिख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज जो है हम अपने हिसाब से लिखवा देते हैं ताकि याद रह जाए। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला जो प्रॉपर्टी है
उसको ऐसे लिखते हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस या माइनस होना, ठीक है। और चेंज ऑफ स्केल, यानी कि इनटू और डिवाइड होना। तो यहाँ पर क्या बोला है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब कुछ प्लस माइनस होने से क्या होगा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब y ऑन बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट यही होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन अनचेंज्ड। और इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऐसे लिख, इसके लिए स्केल के लिए, इफ ओरिजिनल पेयर इज x comma y and modified pair is u comma v, then u equal to x minus m by p and v equal to y minus n by q, then buv equal to bxy into p by q और बी भी यू इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू क्यू बाई पी, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से याद नहीं रखने से भी चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिग्रेशन कोफिशिएंट अनचेंज रहेगा ओरिजिन चेंज होने पे, ठीक है, लेकिन स्केल चेंज होने पे चेंज होगा। तो इसमें लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज्ड, ठीक है, चेंज्ड होगा। तो ये देखो, ड्यू टू शिफ्ट ओरिजिन बट चेंज ड्यू टू शिफ्ट ऑफ स्केल, ठीक है। तो अगर स्केल चेंज हो रहा है, मतलब कुछ प्लस या सॉरी इनटू या डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज होगा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर बोल रहा है, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये वाले प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन करेंगे, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट x बार y बार वेयर x एंड y आर द वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन। बोल रहा है कि दो रिग्रेशन लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट पे करेगा, x बार y बार पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका लिख लो, इंटरसेक्टिंग ऑफ टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होगा, टू रिग्रेशन line if not identical will intersect at point x बार कॉमा y बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे रिग्रेशन लाइन कैसे बनता है, बहुत सारे जो पॉइंट्स है हमें क्या करना पड़ेगा, उससे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करने का कोशिश करना पड़ेगा ताकि ये जो डिफरेंसेस हो रहा है पॉइंट से वो जितना कम हो उतना अच्छा है, जिसको लीस्ट स्क्वायर मेथड भी बोला जाता है। ये देखो, ये हम लोग बनाते हैं, और अगर परफेक्ट कोरिलेशन होता है तो हमें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट से ही मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जब होते हैं तब इस तरह से होता है। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही इस पे डिस्कशन किया था। अब यहाँ पर इंटरसेक्ट का मतलब हो जाएगा और एक रिग्रेशन लाइन, अब ये दोनों आइडेंटिकल होने से तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये पॉइंट जो है वो एक्स बार वाई बार पॉइंट होगा, ठीक है, वही चीज बता रहा है कि एक्स बार वाई बार पॉइंट होगा। ये हो गया सेकेंड। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है और एक प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर
The coefficient of correlation between two variables x and y is in the simple geometric mean of the two regression coefficient. तो जियोमेट्रिक मीन जो हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कर चुके हैं, मतलब अगर दो वेरिएबल्स ए और बी रहता है उसका जियोमेट्रिक मीन इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, मतलब आर ऑफ एक्स वाई इन द सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। दो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, और इसका हमें क्या करना है, इसका हमें जियोमेट्रिक मीन, मतलब इसका मतलब तो ए बी का रूट हो गया ना, वैसे ये जियोमेट्रिक मीन बन जाएगा। द साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट वुड बी द कॉमन साइन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। मतलब ये समझाएंगे, देखो ये कैसे हो रहा है। तो पहले ये लिख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between two variables x and y in the simple geometric mean of two regression coefficient, the sign of the correlation coefficient would be common sign of two regression coefficient। मतलब यहाँ पर बेसिकली एक तो हमें ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि R इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ठीक है। बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, पहला तो ये बता रहा है। कौन से लाइन से पता चल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब जिसे आर एक्स वाई बोला जाता है, बिटवीन टू वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई के बीच का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है जिसे स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। और ये क्या है, इन द सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ, इसे हम लोग सिंपल जियोमेट्रिक मीन बना सकते हैं दो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो कि बी एक्स वाई और बी वाई एक्स होता है। लास्ट बोल रहा है द साइन ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, मतलब आर एक्स वाई एंड बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ठीक है। इसका हम लोग बोल सकते हैं ऑल हैव द सेम साइन, ठीक है। ये सबका सेम साइन होगा। तो इसका अगर हम लोग जिस्ट करें तो एक एक लाइन हमें ये बता रहा है, ठीक है, यहाँ तक का लाइन जो है प्रॉपर्टी का ये बता रहा है, दूसरा जो है ये बता रहा है हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हम लोग का आंसर कैसे आता है, ये प्रॉपर्टीज का यूज कैसे होगा। जैसे पहला प्रॉपर्टी, पहले जो ये वाला था यहाँ पर, ये वाला चेंज ऑफ स्केल से इम्पैक्टफुल नहीं होता है, और चेंज ऑफ सॉरी चेंज ऑफ स्केल से इम्पैक्टफुल होता है, चेंज ऑफ ओरिजिन से इम्पैक्टफुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे होगा इसका, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से ही लेते हैं मैथ से ही। देखो जैसे ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड u इज u प्लस 3x इक्वल टू 10 एंड बिटवीन टू अदर वेरिएबल्स y एंड v इज 2y इक्वल टू 5 2y प्लस 5b इक्वल टू 25, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x 0.80, व्हाट वुड बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ v ऑन u, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसके पहले हम अपना एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हम खुद से देते हैं। सपोज हम लोग को ऐसे दे रखा है क्वेश्चन में बी एक्स वाई इक्वल टू 0.5 और बी वाई एक्स इक्वल टू दे रखा है 0.15, ठीक है, और इक्वल टू 5y, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हुआ है, एक्चुअली x जो है वो u में ट्रांसफर हुआ है और y जो है वो v में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर x जो u में ट्रांसफर हुआ है ये हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर x जब u में ट्रांसफर हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ स्केल ऑफ y ऑन
स्केल ऑन वाई। ठीक है, और y जब हम लोग का v में ट्रांसफर हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ स्केल ऑन x। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल ऑन x, ये चेंज हुआ है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग, ये देखो ये कैसे लिखा गया है, ये ट्रांसफर हुआ है u इक्वल टू 2+3x। ठीक है, u इक्वल टू 2+3x हुआ है, और यहाँ पर v इक्वल टू, जो कि y का चेंज बताता है, ये है 3+5y। ठीक है, तो स्केल चेंज देखो, x का स्केल मतलब मल्टीप्लाई होना, तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, और ये जो है 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये जो चेंज है, ये देखो ये जो चेंज है +3, ये होता है स्केल। ठीक है, और ये जो +2 हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन चेंज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, जैसे यहाँ पर +3 जो है ये है ओरिजिन चेंज। ठीक है, और +5 जो है ये है हम लोग का स्केल चेंज। ठीक है, और ओरिजिन स्केल चेंज क्या है, ये तो हम लोग बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स से पढ़ के आ रहे हैं। ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस हुआ, जो कि यहाँ पर प्लस हुआ है। स्केल का मतलब इंटू या डिवाइड होना, जो कि यहाँ पर डिवाइड हुआ है। मतलब जो एक्स था, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स था उसको हम लोगों ने यू में ट्रांसफर किया, जब यू में ट्रांसफर किया है, कुछ डेटा मल्टीप्लाई किया है, कुछ डेटा ऐड किया है। ठीक है, तो एक्स जब यू बना तो उसमें 2 प्लस हुआ, और 3x मल्टीप्लाई किया गया, x में 3 मल्टीप्लाई किया गया। और जब हम लोग का y जो है v में ट्रांसफर हुआ, तो y इक्वल टू v नहीं लिख के इसमें कुछ स्केल और ओरिजिन चेंज किया गया, जैसे कि 3 प्लस किया गया, और प्लस यहाँ पर 5 जो है मल्टीप्लाई किया गया, ये हो गया चेंज। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग को बी एक्स वाई दिया हुआ है, तो इसका बी एक्स वाई मतलब x डिपेंड्स ऑन y, तो इससे मिलता जुलता क्या हो जाएगा, x जो है वो u में ट्रांसफर हो गया है, y जो है v में, तो बी एक्स वाई का मतलब बी यू वी हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी यू वी को कैसे लिखेंगे, बी एक्स वाई इंटू, यहाँ पर होगा चेंज ऑफ स्केल ऑन u डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ स्केल ऑन v। ठीक है, तो बी एक्स वाई क्या दे रखा है, बी एक्स वाई हमें 0.5 दे रखा है। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी यू वी अगर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, जो कि अभी जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा है ना, इस पे हम लोग यही वाला करेंगे, तो ये तो हम एग्जाम्पल से समझा रहे कि कैसे होता है। तो जब बी यू वी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो बी यू वी जो है बी एक्स वाई से मिलता जुलता है, तो बी यू वी जो है वो बी एक्स वाई चेंज होके बी यू वी हुआ है, तो बी यू वी को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, बी एक्स वाई इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑन यू और डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑन v। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल ऑन u कितना है, चेंज ऑफ स्केल ऑन u है हम लोग का +3। ठीक है, और चेंज ऑफ स्केल ऑन y कितना है, चेंज ऑफ स्केल ऑन y है 5। ये देखो चेंज ऑफ स्केल ऑन v, सॉरी चेंज ऑफ स्केल ऑन v। ठीक है, तो v मतलब ये वाला, तो ये कितना हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.25 होगा। ठीक है, चेक, सॉरी 0.3 होगा, 0.3 होगा, क्योंकि 0.5 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 0.1, 0.1 इंटू 3 0.3। अब बी वाई एक्स अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें बी वी यू देगा, तो बी वी यू कैसे निकलेगा, बी वाई एक्स इंटू चेंज ऑफ स्केल ऑन भी, चेंज ऑफ स्केल ऑन यू। तो ये हो गया 0 पॉइंट नहीं, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है हम लोग का 0.15, 0.15 इंटू ये 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 0.25। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है 19 वाला, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड यू, एक्स और यू के अंदर कैसा रिलेशन है। ये देखो ये 19 वाला एग्जाम्पल, एक्स और यू के अंदर जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, u इक्वल टू u+3x इक्वल टू 10, u+3x इक्वल टू 10, मतलब x जो है u में ट्रांसफर होके ऐसे बना है, और y और v के अंदर है 2y+5v, 2y+5v इक्वल टू
25 ये रिलेशन बना है, ठीक है। ये किसका चेंज है, एक्स यू में चेंज हुआ है, ये किसका चेंज है, वाई वी में चेंज हुआ है। देख के ही पता चल रहा है, एक्स और यू और वी और वाई, और हमेशा वही होता है, एक्स यू में चेंज होता है और वाई वी में चेंज होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, मतलब बी वाई एक्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट जो कि 2 होता है, बी वाई एक्स बी एक्स वाई। बी वाई एक्स हमें बता रहा है 0.80, ये क्वेश्चन हमें बता दिया है 0.80। व्हाट वुड बी द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वी ऑन यू, तो हमें बोल रहा है वी वी यू निकालो, ठीक है। बी वी यू कितना होगा, तो बी वी यू रिलेटेड विथ क्या हो जाएगा, v मतलब y होता है, u मतलब x होता है, मतलब हमें बी वाई एक्स के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बी वी यू का मतलब हो जाएगा बी वाई एक्स इंटू, क्योंकि v का मतलब y होता है, यहाँ पर हो जाएगा चेंज ऑफ स्केल ऑन, ये y है, y का मतलब होता है v, तो यहाँ पर आ जाएगा v ऊपर और नीचे चेंज ऑफ स्केल ऑन u, ठीक है। अब ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0.80 दे रखा है, अब चेंज ऑफ स्केल ऑन v निकालना पड़ेगा और चेंज ऑफ स्केल ऑन u निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, देखो कितना होगा। u का स्केल चेंज कितना है, +3, ठीक है। u का स्केल चेंज है, ये हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। u का स्केल चेंज है +3, यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं। इक्वेशंस को और एक बार लिख लेते हैं, u प्लस 3x इक्वल टू 10, तो u इक्वल टू 10 माइनस 3x, तो -3 हो जाएगा, ठीक है। स्केल चेंज यहाँ पर -3 u का स्केल चेंज, और v जो है 2y प्लस 5b इक्वल टू 25, तो यहाँ पर 5v इक्वल टू 25 माइनस 2y, v इक्वल टू 25/5 माइनस 2/5y, तो ये हो गया 5 माइनस 2/5y, तो y का स्केल चेंज हो गया -2/5, ठीक है, -2/5। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, तो चेंज ऑफ स्केल u का है -3 और ये है -2/5, u का है -3, तो ये -3 और ये -2/5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 2/5 कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया कुछ इतना 0.1066, 0.1066, 0.1066। अच्छा, 8/75 करके देख लेते हैं 0.1066 आता है कि नहीं, आ रहा है, ठीक है। तो मैंने पॉइंट में निकाला है, इन्होंने 8/75 इस तरह से कैलकुलेट किया है, एक ही बात है, जैसे भी करो हमें सही करने से मतलब है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 17.20, ये देखो कैसे होगा। फॉर द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द रिग्रेशन इक्वेशन आर, दो रिग्रेशन इक्वेशन बता दिया। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करने बोला। आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, हमें ये भी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है कौन सा वाई ऑन एक्स है, कौन सा एक्स ऑन वाई है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, और गिवन द वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9 एंड द एस डी ऑफ वाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें एक्स बार वाई बार निकालना है, तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने से ही पता चल जाएगा। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट में खुद को इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोग का एक्स बार वाई बार होगा, क्योंकि अभी अभी देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में ही हम लोगों ने ये बात जो है लिखा था, ये देखो ये बात लिखा था कि इंटरसेक्ट करने का, ये देखो ये पॉइंट नंबर 2, इंटरसेक्ट ऑफ टू रिग्रेशन लाइंस एक्स बार वाई बार होता है। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अच्छा, ऐसा क्या करें कि हमारा दोनों इक्वेशंस जो है सॉल्व हो जाए। अगर हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेते हैं, 1
माइनस सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3 करते हैं तो हमारा देखो यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे? पहला इक्वेशन हम जैसा है वैसा ही रखना चाह रहे हैं और दूसरे वाले इक्वेशंस को हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो 3 इंटू 4 12x माइनस 3y और ये हो गया माइनस 33 इक्वल टू 0। और हम माइनस करना चाहते हैं पहला इक्वेशन माइनस दूसरा इक्वेशन, मतलब ये सब माइनस बन जाएगा। अच्छा 7 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये हो गया 7 माइनस 12 कितना होगा, चेक करते हैं। -5, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस में प्लस हो गया और ये हम लोग का हो जाएगा 33 माइनस 18, तो ये बन गया 15 इक्वल टू 0। तो -5x इक्वल टू -15, देयर फॉर x इक्वल टू -15 बाई -5 यानी कि 3, x का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, अब x का वैल्यू पुट कर लेते हैं कोई भी एक इक्वेशन में, तो हमें y मिल जाएगा। तो 12 माइनस 11 इक्वल टू वाई, तो 1 इक्वल टू वाई, तो y का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया। मतलब ये बेसिकली x बार y बार का वैल्यू आ गया, x बार y बार का वैल्यू आ गया हम लोग का 3,1, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो 3,1 आ रहा है। तो पहला आंसर हम लोग का आ गया 3,1 होगा। ये रहा 3 एंड 1 रेस्पेक्टिवली, पहला आंसर आ गया। मतलब ये सब प्रॉपर्टीज से जुड़े हुए छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है? अब यहाँ पर हमें इक्वेशंस दे रखा है, बट हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दो इक्वेशंस को लिखेंगे, 7x माइनस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, और दूसरा जो है वो है 4x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये एक एजम्पशन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता कौन सा y ऑन x है कौन सा x ऑन y है। ठीक है, अगर ये x ऑन y मान लेते हैं और ये y ऑन x मान लेते हैं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x डिपेंड्स ऑन y, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x रहना चाहिए हमेशा। तो 18 प्लस 3y, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 18/7 प्लस 3/7y। ठीक है, तो यहाँ से बी एक्स वाई कितना निकल के आता है? यहाँ से कोफिशियंट बी एक्स वाई जो है वो निकल के आता है +3/7। ठीक है, चलो y ऑन x अगर ये वाला इक्वेशन है तो इधर y रहेगा, तो -y इक्वल टू 11 माइनस 4x, y इक्वल टू -11 प्लस 4x। तो यहाँ से बी एक्स वाई कैलकुलेट, सॉरी बी वाई एक्स हो जाएगा +4। ठीक है, अब अगर हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं आर एक्स वाई, जो कि एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दिखाया था, ये देखो इसका भी कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा जगह रख दिया, इसको थोड़ा सा और भी आगे करेंगे। आर एक्स वाई का हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, इसका एरिथमेटिक सॉरी जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो बी एक्स वाई कितना है 3/7 इंटू 4। तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू 4, और इसका हम लोग करेंगे रूट। ठीक है, इसका हम लोग कर देंगे रूट, तो ये रूट करने पे आ रहा है कुछ इतना 1.309। ठीक है, ये गलत आंसर है। क्यों गलत? मतलब इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत हुआ है, ये इतना नहीं आ सकता है। ये हमें कैसे पता कितना नहीं आ सकता है? क्योंकि जब हम लोग कोर रिलेशन पढ़ रहे थे तभी हम लोग का पता है कि आर का वैल्यू +1 से -1 के अंदर लाई करता है। आर का वैल्यू +1 से लेके -1 के बीच में रहता है, +1 से शुरू करके -1, तो ये +1 जो है उससे ज्यादा है, मतलब इधर आ जा रहा है। ठीक है, मोर देन +1 है, तो इसका मतलब हम लोग का एजम्पशन जो है वो गलत हो गया। ठीक है, हमें ऑपोजिट एजम्पशन लेना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऑपोजिट एजम्पशन लेंगे, यानी इसको हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं फिर से, इसको हम लोग को लेना पड़ेगा x ऑन y, और इसे हम लोग लेंगे y ऑन x। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें इसी तरह से ही चेक करके देखना पड़ता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर x ऑन y, मतलब ये जो है इधर y रहेगा। ठीक है, ये सॉरी ये तो मैंने फिर से वैसे ही लिख दिया, y ऑन x। ठीक है, इधर y रहेगा, तो यहाँ पर हो गया -3y इक्वल टू 18 माइनस 7x, y इक्वल टू 18 माइनस 3 मतलब -6, और -7/-3, या फिर ऐसे कर लेते चलो, सबसे बेटर होगा।
यहाँ पर -3y जो है, यहाँ से हम लोग 3y इक्वल टू कर लेते हैं 7x माइनस 18, तो y इक्वल टू 7/3x माइनस 18/3। अच्छा, और ये हो जाएगा x ऑन y, तो इधर x रहेगा, तो 4x इक्वल टू 11 प्लस वाई, x इक्वल टू 11/4 प्लस y/4। तो यहाँ से हमारा आता है bx प्लस 7/3 और bxy आता है प्लस 1/4। अब हम लोग यहाँ पर r निकालते हैं, तो 7/3 इंटू 1/4, तो 7/12, 7/12 और इसका रूट, तो ये आ रहा है 0.76। ये ठीक है, ये +1 से जो है -1 के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये एजम्पशन हम लोग का सही हुआ है। तो इससे हम लोग ये आंसर दे देंगे कि कौन सा इक्वेशन हम लोग का y ऑन x है, वही पूछा था। ये देखो, यही पूछा था कि कौन सा इक्वेशन हम लोग का y ऑन x है। आइडेंटिफाई द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो y ऑन x कौन सा आया, y ऑन x आ गया ये वाला 7x माइनस 3y और -18। ये देखो यहाँ पर, ये देखो 7x माइनस 3y माइनस 18 ट्रूली रिप्रेजेंट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। ठीक है, तो y ऑन x ये वाला हो जाएगा। इस तरह से हमें चेक करना पड़ता है। तो ये अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद बोल रहा है थर्ड पॉइंट में, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। तो हमें आर एक्स वाई कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है आर एक्स वाई कैलकुलेट करो। तो आर एक्स वाई कैसे कैलकुलेट होगा, आर एक्स वाई का मतलब हो जाएगा हम लोग का, आर एक्स वाई तो ये वाला होगा 0.763, क्योंकि यही हम लोग का सही आंसर हुआ था रिग्रेशन कोफिशिएंट का, तो फिर आर एक्स वाई भी उतना ही हो जाएगा। ये देखो 0.7638, मतलब यही वाला फिर से कैलकुलेट करके दिखा दोगे तो हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके। तो ये हो गया 7/3, क्योंकि ये सही वाला है तो ये इसी से हम लोग कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 0.763 ये हम लोग का हो गया आर एक्स वाई का कैलकुलेशन। और लास्ट क्वेश्चन इस पे बोल रखा था कि गिवन द वेरिएंस ऑफ एक्स इज 9, फाइंड द एस डी ऑफ वाई। एक्स का वेरिएंस 9 है, हमें एस डी ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ नंबर पीछे ही कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमें बोला है कि वेरिएंस ऑफ एक्स 9, एस डी ऑफ वाई कितना होगा। ठीक है, तो एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 है, क्योंकि वेरिएंस मतलब एस डी स्क्वायर। तो एस डी ऑफ एक्स कितना हो गया, √9 यानी कि 3। ठीक है, अब हम लोग आर एक्स वाई का पता है कैसे होता है, आर एक्स वाई इक्वल टू हो जाता है ऐसे, बी वाई एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो आर एक्स वाई हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया 0.763। ठीक है, अच्छा, और बी वाई एक्स हम लोग का ये वाला सही है 7/3, बी वाई एक्स है हम लोग का 7/3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 3 हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना होगा यहाँ पर, 7/9, ये कुछ इतना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 0.763 इंटू 0.763 इंटू, नहीं एक सेकेंड, मुझे लगता है मेरा फॉर्मूला मैंने उल्टा लिख दिया। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, फॉर्मूला मेरा होगा बी एक्स वाई यहाँ पर इंटू, ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, आर एक्स वाई जो है बी वाई एक्स लिख लेते हैं, मेरा शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, आर एक्स वाई बी, अच्छा बी वाई एक्स ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। ओह, यहाँ पर ये वाला पॉइंट ही गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं तो ही हो जाएगा। कोई भी एक ले लो, बी वाई एक्स, तो बी वाई एक्स अगर लेते हैं तो आर एक्स वाई और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। अब ठीक है,
अच्छा, बी वाई एक्स का वैल्यू है 7/3, आर एक्स वाई का वैल्यू आया था 0.763 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स जो है वो 3 आया है, ठीक है। तो 7/3 यहाँ पर तो दोनों साइड से 3 हटा दो, ठीक है। तो इसका मतलब 7/0.763, तो ये वैल्यू आ गया इतना 9.17, ये आ जाएगा 9.17, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इक्वल टू 9.17। सिंपल कैलकुलेशन, दोनों साइड से 3 हटा दो, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं करना है ऐसा तो फिर पूरा लिख के कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाइड करके, या फिर इसको डिवाइड करो फिर इसके साथ कैलकुलेट करो, वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ जो वाई है ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया, ये है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। 9.1647 है मेरा, 17 आया है, ठीक है। ये कुछ नहीं, अप्रोक्सीमेशन की वजह से आ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो यहाँ तक कैलकुलेशन आ गया। अब इसके बाद है प्रोबेबल एरर, ये वाला पोर्शन, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो पॉइंट बाकी था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके दिखा देते हैं कि ये कैसे इस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग ये लास्ट दिन जो फॉर्मूला यहाँ पर ये कैसे आ रहा है वो थोड़ा सा इंटरप्रेट कर देते हैं। देखो, हम लोग को पता है कि आर एक्स वाई, ये देखो ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग को पता है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर ओपन किया था, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग को पता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर ये फॉर्मूला को यूज करते हैं, आर एक्स वाई इक्वल टू कॉव एक्स वाई डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स, तो कैसे होगा देखो यहाँ पर, आर एक्स वाई इक्वल टू कॉव एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई क्या होता है, हम फिर से एक बार लिख के दिखा देते हैं, वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इसके हिसाब से बी वाई एक्स क्या आता है, कॉव एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स, क्योंकि ये है वाई डिपेंड्स ऑन एक्स तो वाई इंडिपेंडेंट है, और बी एक्स वाई यानी कि कॉव एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर आर एक्स वाई कैलकुलेट करते हैं, cos x comma y divided by स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, cos x कॉमा वाई इक्वल टू आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन, ये वेरिएंस है तो वेरिएंस का मतलब एस डी का स्क्वायर, अगर हम लोग एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई लिखते हैं तो भी तो एस डी का स्क्वायर ही हुआ, एस डी इंटू एस डी, ठीक है, बस अलग अलग दो वेरिएबल्स के ऊपर। अच्छा, अब ये हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा है कॉव का। अब अगर बी एक्स वाई का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, बी एक्स वाई का मतलब क्या है, कॉव एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ठीक है। अब कॉव एक्स वाई का वैल्यू आर ऑफ एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, ठीक है। तो ये और ये कैलकुलेट हो गया, तो फॉर्मूला खुद ब खुद निकल के आता है, ये देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। बी एक्स वाई का मतलब क्या होता है, बी एक्स वाई का मतलब होता है कॉफ एक्स कॉमा वाई वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो बी एक्स वाई वेरियंस ऑफ वाई होता है, वाई का वेरियंस मतलब एस डी ऑफ वाई इंटू एस डी ऑफ वाई, तो दोनों ये कैंसिल आउट होके ये फॉर्मूला इस तरह से इंटरप्रेट हो गया। और बी वाई एक्स का क्या होता है, कॉव एक्स कॉमा वाई और नीचे हो जाता है वेरिएंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब एस डी का स्क्वायर, यानी दो बार एस डी लिखेंगे। और कॉव का हम लोगों ने एक वैल्यूज कैलकुलेट कर रखा है जो कि कुछ इस तरह से है, पुट कर दिया इसको देख के, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, कैंसिल आउट, तो आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा इसको भी इंटरप्रेट कर देते हैं, ये तो मैंने लास्ट दिन वाला इंटरप्रिटेशन दिया कि ये कैसे होगा, और ये वाला कैसे आ रहा है देखो, अब आर एक्स वाई जो है वो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट करें, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, तो ये कैसे होगा, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का वैल्यू अभी हम लोग का निकल के आया, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स बाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इंटू आर एक्स वाई
इनटू ये बी वाई एक्स का कितना है, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ एक्स, ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, तो आर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो आर एक्स वाई का स्क्वायर अगर बी एक्स वाई बी वाई एक्स है तो आर एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। तो ये फॉर्मूला भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे करके ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये याद रखने में हेल्प हो जाएगा कि ये किस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है, और ये लास्ट दिन वाला भी मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट करके बता दिया कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर हम लोग का देखो ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रोबेबल एरर। लेकिन उसके पहले 3 पॉइंट्स है वो हम एक बार लिखवा देते हैं। ठीक है, वो जरूरी है, 3 पॉइंट हम लोग लिख लेते, उसके बाद प्रोबेबल एरर वाले पार्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ नोट्स। ठीक है, पहला, व्हेन रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन रिलेशनशिप exist between two variable, that is correlation is perfect, rxy equal to -1 or +1, the linear equation so carried can be used both ways for y on x and x on y. It means regression lines are identical। बोल रहा है कि जब रिग्रेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है दो वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि कोरिलेशन अगर परफेक्ट होता है, ऐसा रिग्रेशन रिलेशनशिप जो कि परफेक्ट होगा। परफेक्ट दो तरह से होता है, पॉजिटिवली परफेक्ट, नेगेटिवली परफेक्ट, मतलब +1 या -1। द लीनियर इक्वेशन सो कैरिड, जो लीनियर इक्वेशन वो होते हैं, कैन बी यूज बोथ वेज, वो हम लोग y ऑन x और x ऑन y दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब दोनों ये आइडेंटिकल है, मतलब y ऑन x के लिए भी जो कंडीशंस होगा x ऑन y के लिए भी सेम ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड नोट जो है, वेन नो लाइन नो लीनियर, ठीक है, वेन नो लीनियर रिलेशन रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल, in that case we need to estimate the regression lines with the help of least square मेथड। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पर बोल रहा है नो लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट, अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि ये वाला केस था, तो बोल रहा है कि बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इन दैट केस वी नीड टू एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन। ये क्या था, एस्टिमेटेड, ये लिखा हुआ भी है यहाँ पर, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन था जो बनाया जाता है, और इसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड का नाम है, मेथड का जो नाम है वो है रिग्रेश लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये जो एस्टिमेटेड लाइन बन रहा है इसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से बन रहा है। तो ये नाम हमें याद रखना चाहिए कौन सा मेथड यूज होता है। और थर्ड पॉइंट जो है, टू डिराइव रिग्रेशन लाइन टू डिराइव रिग्रेशन लाइन ऑफ
y on x, the minimization of vertical distance in scatter diagram is to be done. जब हम लोग y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे लीस्ट स्क्वायर मेथड से, तब हमें देखना पड़ेगा कि वर्टिकल डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा। वैसे तो हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट से इस तरह से हो या इस तरह से हो, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा है। डिस्टेंस मिनिमाइज होना चाहिए, गैप बिटवीन टू पॉइंट्स हमेशा मिनिमाइज होना चाहिए, और जो गैप रह जाता है जितना सा भी, उसे हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर y ऑन x करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस कम करने का कोशिश करेंगे, और जब x ऑन y करेंगे तो हम लोग जो है हॉराइजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसे कम करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टू डिराइव रिग्रेशन लाइन x ऑफ x ऑन y, the minimization of horizontal distance in scatter diagram is to be done। ठीक है, तो ये हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हम लोग का देखो यहाँ तक तो हो गया। मतलब बेसिकली अगर बोले तो रिग्रेशन इक्वेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, सॉरी रिग्रेशन इक्वेशन और रिग्रेशन कोरिलेशन दोनों ही हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ छोटा छोटा पॉइंट अभी भी बाकी है, जैसे कि प्रोबेबल एरर वगैरह, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखो, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रोबेबल एरर, लेकिन उसके पहले प्रोबेबल एरर तो पढ़ेंगे, और एक पॉइंट रहता है ये वाला। ठीक है, ये जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट और प्रोबेबल एरर, ये तीन चीज हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें यहाँ पर देखो, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर एक्स वाई का स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, 1 - RXY का स्क्वायर होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब जिसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ये होता है एक्सप्लेंड, एक्सप्लेनेशन जिसका दे सकते हैं, एक्सप्लेंड वेरिएंस, और ये हो जाएगा अनएक्सप्लेंड वेरिएंस। ठीक है, ये हो जाएगा अकाउंटेंट वेरिएंस, और ये हो जाएगा अनअकाउंटेंट वेरिएंस। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट RXY between price and demand is -0.8। एक एग्जाम्पल लिए हैं कि प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप बन रहा है, जिसको हम लोग कोरिलेशन बोलते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट RXY से डिनोट करते हैं, जहां पर x का मतलब डिमांड और प्राइस को y से डिनोट किया गया है, वो है -0.8। तो इसका मतलब डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज ड्यू टू प्राइस, जैसे इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ते हो, ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रीजन है डिमांड चेंज का, रीजन ऑफ चेंज ऑफ डिमांड,
एक तो हम लोग का क्या है, एक तो हमें पता चल रहा है, एक हम लोग का है प्राइस, ठीक है, प्राइस। और दूसरा, और जो बाकी फैक्टर्स है उसे हम लोग बोलेंगे अदर फैक्टर्स, ठीक है। डिमांड जो है वो मेनली प्राइस की वजह से चेंज हो रहा है, वो एक फैक्टर है, और दूसरा जो फैक्टर्स है उसे हम लोग बोलेंगे अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो प्राइस को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, आर स्क्वायर या आर, जो आर स्क्वायर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, हम लोग डिटरमाइन कर पा रहे कि प्राइस की वजह से कितना हो रहा है। अदर फैक्टर्स वो कितना हो जाएगा, 1 - आर स्क्वायर, ठीक है, 1 - आर स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दिया है, -0.8, तो ये कितना हो जाएगा, -0.8 का होल स्क्वायर, यानी 0.64, 0.64, और ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस अब 0.8 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 - 0.64, यानी कि 0.36। क्योंकि ये परसेंटेज में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर 0.64 इंटू 100 यानी 64%, और ये हो जाएगा 0.36 इंटू 100 यानी कि 36%, ठीक है। तो ये हो गया, ये पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग लिखेंगे चेंज ड्यू टू प्राइस इज 64%, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है। बाकी फैक्टर्स के लिए है चेंज होने का रीजन 36%, ठीक है, 36%। तो ये हो गया। अब इसीलिए जो हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे कि क्यों हो रहा है, अदर फैक्टर्स में क्या क्या है वो तो हम लोग इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो जो आइडेंटिफाई कर पाते उसे बोलेंगे डिटर्मिनेबल, डिटर्मिनेबल जो है कोफिशिएंट, या फिर अकाउंटेंट, मतलब जो हम लोग अकाउंट यानी कैलकुलेट कर पा रहे हैं, और जो अनएक्सप्लेन्ड रह जा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे अनअकाउंटेंट। अगर टोटल मेरा चेंज 1 है तो रीजन की वजह से अगर आर एक्स वाई है, तो जो रीजन हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब मिक्सड अप है, अदर रीजन है, वो 1 - आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। इसको और एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ सकते हैं, और एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे अगर आर एक्स वाई का वैल्यू मेरा 1 है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आर एक्स वाई का वैल्यू 1 होने का मतलब है आर स्क्वायर एक्स वाई हो गया 1 का स्क्वायर यानी 1, और 1 - आर स्क्वायर एक्स वाई ये हो जाएगा 1 का 1, 1 - 1 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर, यानी 1 - 1 यानी कि 0, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते, 1 × 100% यानी कि 100%, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 × 100%, तो ये हो गया 0%। तो ये हो गया, ये जो है आर एक्स वाई, एक्स और वाई का रिलेशन कैसे बता रहा है, एक्स और वाई का रिलेशन यही बता रहा है, चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन वाई इज 100%, मतलब एक्स का चेंज 100% वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड ड्यू टू अदर फैक्टर्स, वाई के अलावा अगर कोई फैक्टर्स है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स अगर कुछ है वो है 0, ठीक है, 0% है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जो डिमांड चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, वो 64% रीजन है प्राइस, बाकी रीजन है 36%, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट, या फिर कोफिशिएंट ऑफ नॉन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट, इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका पॉइंट ना दिया हुआ है कहीं ना कहीं, तो ये रहा यहाँ पर नीचे दिया दिया हुआ है, एक्सप्लेन वेरिएंस, टोटल वेरिएंस, ठीक है। ये वाला कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इस तरह से हमें कैलकुलेट करने आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर और एक पॉइंट जो रह गया है, दैट इज स्पूरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट, और इसके साथ साथ प्रोबेबल एरर, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले स्पूरियस स्पूरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट ही जो है ये प्रोबेबल एरर का पार्ट है। तो ये पढ़ लेते हैं पहले, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लिखवा देते हैं। स्पूरियस कोरिलेशन और नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है, मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता, इसे बोलते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, पहले लिखवा देते फिर समझा देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं देयर आर सम केसेस व्हेन वी मे फाइंड a correlation
कोरिलेशन का मतलब रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट, मतलब कार्ल पियर्सन, ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट, ऑल्दो the two variables are not perfectly correlated। रिलेशन तो मिल रहा है लेकिन परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, मतलब परफेक्ट रिलेशन नहीं है। दिस इज ड्यू टू, फिर भी परफेक्टली क्यों नहीं है, रिलेशन होने के बाद भी परफेक्टली क्यों रिलेटेड नहीं है, दिस इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल, दूसरा एक वेरिएबल, मतलब दूसरा नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे मतलब तीसरा, ठीक है, कोई थर्ड वेरिएबल जो है इनके रिलेशन में आ रहा है, ठीक है। थर्ड वेरिएबल विच is related to both the variables under consideration. It is also known as nonsense correlation. Example: production of rice and iron for last 20 years, ठीक है। अच्छा देखो, अब समझो, स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब है नॉनसेंस कोरिलेशन, मतलब जिस कोरिलेशन का कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो ये कब होता है, जबकि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड तो हो रहे हैं लेकिन परफेक्टली नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई थर्ड वेरिएबल जो है इन मतलब थर्ड वेरिएबल के साथ ये दोनों रिलेटेड है लेकिन एक्चुअली आपस में ये रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक रिलेशन बन रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं स्पूरियस कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, जैसे कि देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा हमें। आ, यहाँ पर स्पूरियस कोरिलेशन, तो यहाँ पर तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है इसके बारे में, लेकिन होना तो चाहिए। कहाँ चला गया पॉइंट, एक मिनट, ये तो हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेंट हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये शायद कोर रिलेशन में था, ये शायद कोर रिलेशन में था इसीलिए नहीं मिल रहा है यहाँ पर। रुको एक सेकंड, ये तो रिग्रेशन है ना, तो इसमें प्रोबेबल एरर। ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं, हम ही बता देते। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्पूरियस कोरिलेशन का मतलब, जैसे मान लो कि जैसे तुम लोग देख रहे हो कि तुम लोग का एज बढ़ रहा है, चीजों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो पहले जो पेन 5 रुपए में मिल रहा था वो अभी 7 रुपए में मिल रहा है, तो जैसे जैसे तुम लोग का एज जो है बढ़ता जा रहा है, चीजों का दाम भी बढ़ रहा है, ऐसे तुम लोग को लग रहा है। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि एज के साथ, किसी भी ह्यूमन बीइंग के एज के साथ प्राइस चेंज होने का कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ठीक है। प्राइस क्यों चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज हो रहा है बहुत सारे वजह से, जैसे कि मतलब इसको जिस्ट में अगर बोले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बहुत सारा केसेस होता है जिसके वजह से प्रोडक्ट का प्राइस जो है चेंज हो जाता है, इन्फ्लेशन वगैरह हर एक चीज को कंसीडर किया जाता है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है प्रोडक्ट का तो उसके साथ हमारे एज का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि हम लोग जब जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है चीजों का दाम बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तीसरे किसी वेरिएबल्स के साथ जो है ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। अब ये क्या है, टाइम, टाइम के साथ साथ एज भी बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ रहा है, लेकिन
किसी का एज बढ़ने से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर वही चीज बता रहा है कि देयर आर सम केसेस वेयर व्हेन वी मे फाइंड एक कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर हम लोग कोरिलेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग प्रोडक्ट मूवमेंट। प्रोडक्ट मूवमेंट का मतलब अगर हम लोग कार्ल पियर्सन जो कि बेस्ट मेथड है ये अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर्स कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ आंसर्स मिल ही जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा, लेकिन हमें ये पता करना है कि ये रिलेशन जो है इसका कोई सेंस बनता भी है कि नहीं बनता है। तो बोल रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं बनेगा अगर, तो इसे हम लोग नॉनसेंस बोलेंगे। अब कब नहीं बनेगा, जब वो दो वेरिएबल्स जो है कैलकुलेट करके मैथमेटिकली तो आंसर ला रहा है, लेकिन रिलेशन प्रैक्टिकली देखो तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? दिस इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड वेरिएबल विच इज रिलेटेड टू, अच्छा वेरिएबल मैंने दो बार लिख दिया, third variable which is related to both the variables under consideration, it is also known as a nonsense correlation coefficient, ठीक है। तो नॉनसेंस कोरिलेशन बोल सकते हैं इसे, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ राइस और आयरन फॉर लास्ट 20 ईयर्स, अगर लास्ट 20 ईयर्स का राइस का प्रोडक्शन और आयरन का प्रोडक्शन का डेटा हम लोग जो है कंसिडर करते हैं, तो सोच के देखो राइस प्रोडक्शन के साथ आयरन प्रोडक्शन का तो कुछ भी जो है रिलेशन नहीं बनता है ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये फिर हम लोगों का स्पूरियस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि राइस और आयरन दोनों कोई मतलब दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। वैसे अगर राइस 20 साल का राइस प्रोडक्शन का डेटा लो, 20 साल का आयरन प्रोडक्शन का डेटा लो, फिर उसमें रिलेशन निकालो, मैथमेटिकली निकल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन का कंडीशंस वगैरह सब अलग होगा और आयरन का अलग होगा, ठीक है। इसीलिए ये हो जाता है हम लोग का स्पूरियस कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कि नॉनसेंस कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना पड़ेगा प्रोबाबेबल एरर, ठीक है। लास्ट पॉइंट यही है इस चैप्टर का, प्रोबाबेबल एरर, जिसे हम लोग पीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसका वैल्यू है 0.674 इंटू सेकेंड एरर। अब सेकेंड एरर कितना होता है वो भी बताते हैं, 0.674 इंटू 1 - r² डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ n। अच्छा, और यहाँ पर p इक्वल टू होगा r प्लस माइनस पीई, और r का मतलब है यहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये तो हर जगह पे ही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये हो गया r, ठीक है। अच्छा, इस पे क्वेश्चंस देख लो यहाँ पर प्रोबेबल एरर पे। जैसे पहले ये वाला, कंप्यूट द प्रोबेबल एरर एज्यूमिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.8 फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 25 पेयर्स, ठीक है। अब पहला बात है ये है कि प्रोबेबल एरर क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग जब कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, वहां पर प्रोबेबल एरर होने का जो रीजन है वो इसीलिए है क्योंकि प्रोबेबल एरर तभी होता है क्योंकि हम लोग सैंपल लेके जो है रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं कर पाते, ठीक है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर सैंपल से हम लोग सैंपल कलेक्ट करके फिर जो है उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये देखो, द कोरिलेशन कोफिशिएंट जब कैलकुलेट करते हैं मतलब आर, जैसे कि प्राइस डिमांड का रिलेशन या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट सेल का रिलेशन फ्रॉम द सैंपल ऑफ एन पेयर्स, तो या फिर किसी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो ये लास्ट कुछ हम लोग 10 साल 15 साल पूरा एक साथ सारा सैंपल सारा पॉपुलेशन मतलब पूरे लार्ज पॉपुलेशन मतलब लार्ज डेटा को लेके कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक सैंपल को लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ पॉपुलेशन एंड विच कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन विल लाई फ्रॉम नॉलेज ऑफ सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। मतलब इतना हमें जरूरत नहीं है, ये समझने से काफी है कि क्यों एरर होता है। एरर इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग पूरा पॉपुलेशन को कवर नहीं कर पाते, एक सैंपल लेते हैं उसके हिसाब से हम लोग रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं, तो जो हम लोग का आर निकल के आता है वो या तो थोड़ा ज्यादा निकल जाता है, मतलब मान लो आर का वैल्यू 10 होना चाहिए था लेकिन आर का वैल्यू हो गया है 12, मतलब एरर हमारा +2 हुआ। या फिर आर का वैल्यू होना चाहिए था 10, आर का वैल्यू हो गया है 9, मतलब -1 हुआ। तो प्रोबेबल एरर हम लोग का
कभी प्लस हो सकता है कभी माइनस, इसीलिए ऐसे लिखा जाता है प्रोबेबल एरर को आर प्लस माइनस पीई। तो प्रोबेबल एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका एक वैल्यू ही दे दिया गया है, वो इतना है, ठीक है 0.674, ये याद रखना पड़ेगा। और 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 9, ठीक है, ये यूज करना पड़ेगा, इससे ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन का हमें कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना है, एज्यूमिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट बता दिया है 0.8, सैंपल ऑफ 25 पेयर्स मतलब n। तो पीई कैसे कैलकुलेट होगा, तो पीई कुछ इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। ये है एग्जांपल 21, तो पीई कैसे कैलकुलेट होगा, 0.674 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 25, पेयर्स जो है 25 दे दिया। अब इसका कैलकुलेशन करने से ही होगा, तो यहाँ पर हो गया 0.8 का स्क्वायर और -1, ये हो गया इंटू 0.674, तो 0.24264 डिवाइडेड बाई 5, 0.048528। देखते हैं आंसर्स क्या दिया, 0.486 दिया है, ठीक है 528 इसको अप्रोक्सीमेशन कर दिया, प्रोबेबल एरर निकल के आ गया। अच्छा फिर और एक ही क्वेश्चन है 17.22, ठीक है ये वाला देखो 17.22 मतलब 22 नंबर एग्जाम्पल। यहाँ पर r का वैल्यू बता दिया, n बता दिया, फाइंड आउट द प्रोबेबल एरर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिटरमाइन द लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो पहले प्रोबेबल एरर निकाल लेते हैं, प्रोबेबल एरर हो जाएगा 0.674 इंटू 1 माइनस r का स्क्वायर, r कितना है 0.7, 0.7 का स्क्वायर और n कितना है 64, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 जितना भी आया -1 इंटू 0.674 जो भी आंसर आ गया डिवाइडेड बाई 8, तो 0.0429675 ये हम लोग का प्रोबेबल एरर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, ये इन्होंने लिया है 0.4329 है तो 3 लिया है। हमें बोला है कि लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये कितना हमारा जो है प्लस या माइनस हो सकता है। लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जो पूरा सैंपल स्पेस हम लोग ले सकते थे, मतलब जितना ले सकते थे उतना लिया, फुल्ली पॉपुलेशन के ऊपर तो कंसिडर नहीं कर पाए हम लोग, इसके वजह से हमारा जो लिमिटेशन आ गया है, उसके वजह से जो एरर आ रहा है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पी निकालना पड़ेगा। पी का मतलब, पीई का मतलब होता है प्रोबेबल एरर, ठीक है, लेकिन पी का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पर ये देखो लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये होता है पी का मतलब होता है लिमिट्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो r प्लस माइनस पीई, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, r p इक्वल टू r प्लस माइनस पीई, ठीक है। तो r कितना है 0.7, ये प्लस माइनस 0.0429 है तो हम इसे 3 कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर्स है, मतलब ये लिमिटेशन जो है वो कुछ इतना होना चाहिए, 0.7 प्लस 0.043 743, अगर प्लस हो रहा है और अगर माइनस हो रहा है तो उस केस में 0.043, 0.657, अगर माइनस हो रहा है तो इतना होगा, प्लस होने से इतना होगा। अच्छा अब देख लो आंसर, 0.743 और 0.657 और 743, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर और यहाँ पर ये हम लोग का आ गया लिमिट्स फॉर द पॉपुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बस इसमें इतना ही पूछता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो ये हम लोग का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है एक्सरसाइज जो है ये प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें हम लोग सेट ए करेंगे और काफी सारा है, सेट ए और सेट बी, ठीक है, क्योंकि जो 1 मार्क के लिए एप्लीकेबल है वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सेट सी का हमारा जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट ए और सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो ये खुद से भी प्रैक्टिस करके देखा जा सकता है, सेट ए एंड सेट बी, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।